हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बच्चों, ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 1 से रिलेटेड ऑलरेडी 5 वीडियोस डाल दिए गए, चैप्टर 1 2 3 4 5, तो आप वो जरूर देखिएगा। बच्चों, मेरा नाम है शुभम झा और इस चैनल पे हम लोग ऐसे ही साइंस के सारे वीडियोस डालते रहते हैं फ्रॉम क्लास 7 8 9 10, और भी काफी सब्जेक्ट्स हम लोग डालते हैं, लेकिन साइंस मेजर फोकस होता है बच्चों। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस भी लगा दीजिएगा बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। बच्चों, अगर इस चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में बात करें, हम जिस चीज के बारे में पहले बात कर लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जी हाँ, हम कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें समझना है वो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सब टॉपिक है इसका बच्चों, इस चैप्टर का, वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। जिसको ये तीनों प्रोसेस बेसिकली क्या होता है इसमें, मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस कैसा होता है, उसी चीज को, जिसको आप सेंट्रल डोग्मा भी बुलाते हो बच्चों। आप लोग क्या बुलाते हो उस प्रोसेस को? इन सारे प्रोसेस को एक साथ सेंट्रल डोग्मा भी बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज के बारे में हमें जानना है। उसके बाद बच्चों, इस चैप्टर में हमें समझना है इवोल्यूशन के बारे में, कि इवोल्यूशन क्या है। ठीक है, आपको इवोल्यूशन का मतलब पता है? नहीं पता है तो हम लोग इस चैप्टर में जरूर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों, खाली हम लोग इवोल्यूशन के बारे में नहीं समझेंगे, हम लोग ये भी समझेंगे कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि मतलब इवोल्यूशन अगर हुआ था तो उसके एविडेंस क्या है। तो हम काफी 5-6 टाइप के एविडेंस है, जैसे पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, ऐसे बहुत सारे एविडेंस के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसमें है वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बच्चों। तो इस टॉपिक, इस चैप्टर में हम लोग डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को भी काफी अच्छे से देखेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों, हम लोग लमार्किज्म भी समझेंगे। ठीक है, लमार्किज्म समझेंगे बच्चों। और उसका बाद सेकंड लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्पेशिएशन। हम लोग क्या समझने वाले सेकंड लास्ट इसमें? स्पेशिएशन। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट बच्चों, इवोल्यूशन में ही एक सब टॉपिक होगा ह्यूमन इवोल्यूशन। हम लोग क्या समझेंगे बच्चों? ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन को हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए। तो बच्चों, पहला जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? हेरिडिटी, ठीक है, एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और इस फिगर को देख करके आपको क्या समझ में आता है कि यार ये सेल है। क्या है ये? सेल। लैटिन वर्ड सेलुला से सेल बना था, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ये सेल। अब सेल क्या होता है बच्चों? बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, ये सेल होता है। सेल मतलब हमारे बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है? वो है एक सेल बच्चों। अब सेल के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियो, लिखा है मैंने यहाँ पे। मतलब क्या बच्चों? न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है बच्चों। अब न्यूक्लियस क्या है बच्चों? कंट्रोलिंग यूनिट है। क्या है बच्चों? कंट्रोलिंग यूनिट। मतलब सेल को कंट्रोल करने वाला क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या है बच्चों? एक कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है बच्चों, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोमा, मतलब कि क्रोमोजोम्स बच्चों। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। ये कैसा है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है बच्चों? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्रोमोजोम्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को? क्रोमोजोम्स बच्चों। ठीक है, अब ये क्रोमोजोम्स, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चों, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ऐसे मान लो कि आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो ये जो थ्रेड, ये इंडिविजुअल अगर थ्रेड की हम बात करें तो ये जो थ्रेड है बच्चों, ये है हमारा डीएनए। क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ, ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम किन चीजों से बना है बच्चों? डीएनए। तो सारा का सारा मुद्दा आ जाता है डीएनए पे। अगर हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी की, ठीक है,
तो ये सब क्यों होता है? डीएनए के कारण होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये चीजें समझा देना चाहता हूँ। हमने देखा बच्चों अभी अभी कि सेल क्या है? सेल है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। उसके बाद सेल के सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल करता है, ये कंट्रोलिंग यूनिट होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा कि क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम कैसा है? क्रोमोसोम है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रोमोसोम है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से। ये क्रोमोसोम किससे बना होता है बच्चों? डीएनए से बना होता है। तो अब एक बट ऑब्वियस सा सवाल उठता है कि मैं मेरे मम्मी पापा की तरह दिखता हूँ, मम्मी या पापा की तरह दिखता हूँ, ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं मम्मी की तरह दिखता हूँ या पापा की तरह दिखता हूँ, बट मेरे जो हेयर्स है वो मेरे पापा जैसे हैं, ठीक है, मगर मेरी जो आंखें हैं वो मेरी मम्मी जैसी है। आर यू गेटिंग इट? मेरे हेयर्स मेरे पापा जैसे हैं, मेरी आंखें जो है वो मेरी मम्मी जैसी है, ठीक है। तो मैं काफी हद तक उन जैसा दिखता हूँ। तो ये क्यों है बच्चों? दिस इज बिकॉज ऑफ डीएनए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का डीएनए मेरे अंदर है। अब बच्चों डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चों। ये एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है? डीएनए एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए किससे बना है? क्रोमोसोम से बना हुआ है बच्चों, ठीक है। तो मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब मैं मेरे पापा के जैसा दिखता हूँ या फिर मेरी मम्मी के जैसा दिखता हूँ, ये बिकॉज ऑफ मेरे अंदर उनका डीएनए है। आर यू गेटिंग इट? तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये डीएनए का डायग्राम है। अगर इस डीएनए के डायग्राम को, मतलब मान लो कि इस डीएनए के डायग्राम में दो स्ट्रैंड होते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग डीएनए को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है बच्चों, ठीक है। एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लैडर। अब ये इस लैडर को क्या किया? ट्विस्ट कर दिया, सपोज करो दोनों साइड से पकड़ो, ट्विस्ट कर दिया। तो ये ट्विस्ट में यहाँ पे क्या आया? एक ज्वाइंट आया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ज्वाइंट आया। तो ये डीएनए पे यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे ज्वाइंट आया, मतलब जब ट्विस्ट किया तो, ठीक है बच्चों। अब इसमें काफी सारी चीज होती है, ठीक है, पेंटोस सुगर, फॉस्फेरिक एसिड, काफी सारी चीजें जिसको हम बाद में देखेंगे कि डीएनए कैसे बना है। ये आपने 9th में सीखा होगा, इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा पॉइंट क्या है बच्चों? कि ये डीएनए जो है ये काफी लंबा चेन होता है। मतलब मान लो कि इस तरीके का एक लंबा चेन वाला स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है बच्चों। अब ये पूरा का पूरा डीएनए काफी लंबा होता है, लेकिन ये सभी चीजें हमारी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल नहीं करती बच्चों। इस डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, क्या बोल रहा हूँ बच्चों? इस डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब एक छोटा सा हिस्सा, उस सेगमेंट को हम बुलाते हैं बच्चों जीन बुलाते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए आर कॉल्ड जीन। फंक्शनल सेगमेंट एक डीएनए के जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? जीन बुलाते हैं। और यही जीन जो है बच्चों, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करती है। जैसे कि मेरे बाल करली है और वो मेरे पापा जैसे है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास उनका जीन है, और उस जीन के ऊपर ये, मतलब मेरे पास डीएनए आया उनका, और उस डीएनए के ऊपर जो सेगमेंट था जीन, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक थी बच्चों। तो बस आपको यहाँ पे यही चीज समझना है कि यहाँ पे आपको क्या समझना है बच्चों? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हम कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डीएनए। इस डीएनए का एक छोटा सा अगर पार्ट ले ले तो उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए, और वो सेगमेंट ऑफ डीएनए अलग अलग चीजों को कंट्रोल करती है। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लड़की टॉल है। कैसी है? टॉल है, ठीक है। ये लड़की थोड़ी सी शॉर्ट है उसके मुकाबले। कैसी है बच्चों? शॉर्ट है। मतलब यहाँ पे एक टॉल है और एक शॉर्ट है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है बच्चों? यहाँ पे हाइट को अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक माने, ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा हूं मैं? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक माने तो कोई टॉल हो सकता है, कोई शॉर्ट हो सकता है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस बच्चे का जो बॉडी कलर है वो है व्हाइट है। बॉडी टोन इसका कैसा है? व्हाइट है। इसका कैसा है बच्चों? इसका ब्लैक है। इसका कैसा है? ब्लैक है। मतलब कि अगर स्किन कलर की बात माने, हम अगर स्किन कलर को समझे तो स्किन कलर एक तो व्हाइट हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये भी क्यों आया? डीएनए के कारण आया, ठीक है बच्चों। मतलब हम किसी पॉइंट पे जा रहे हैं, जो हमारा पहला टॉपिक हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस, उसको समझने। अब बात करते हैं इस चीज की। तो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में काफी सारे आंख दिख रहे होंगे, और तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आंख है, ठीक है। आंख की रेटिना अलग है, देखो आईलिड्स यहाँ पे इसके अलग है, इसके अलग है, इसके अलग है, ठीक है। मतलब काफी सारी चीजें अलग है। आंखों का लिड अलग है, आंखों का शेप अलग है। शेप मतलब थोड़ा सा स्टाइल अलग है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। तो ये भी मतलब हर इंसान में अलग अलग सा होता है, और ये पेरेंट टू पेरेंट, मतलब पेरेंट से
आगे वाले जनरेशन को मिलता है बच्चों। ठीक है, अब मूड की यहाँ पे देखो, ये बंदा थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बंदा? एंग्री है। ये बंदे के अंदर इमोशन है एंगर। अब यहाँ पे देखो तो ये वाला जो इंसान है ये काफी काम है। ऑन द कॉन्ट्री कैसा है बच्चों? ये काफी काम है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पीछे हमने देखा कि यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि एक बंदा गोरा है, एक काला है, ठीक है। उसके पहले हमने यहाँ पे देखा कि एक लंबा है, एक छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है बच्चों, या फिर इस तरीके के इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, ये जो एंगर है ये कैसा है बच्चों? इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है। ये बंदा काम है, ये भी मतलब ये इमोशन के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने काफी कुछ समझ लिया। ठीक है, तो यही जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज ट्रेड्स। तो ये जो कैरेक्टर्स के डिफरेंट पॉसिबिलिटी होते हैं इसको हम लोग ट्रेड्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? ट्रेड्स बुलाते हैं। तो समझो, कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? टॉलनेस, और ट्रेड्स मतलब क्या हो गया? शॉर्ट या फिर टॉल। ठीक है, मतलब हाइट एक कैरेक्टर हो गई, और वो छोटा है या बड़ा है ये एक ट्रेट हो गया। इन चीजों को, ये ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है बच्चों? तो ये ट्रेट को कंट्रोल करता है जीन। जी हाँ, इन ट्रेड्स को इन ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाला है बच्चों जीन। ठीक है, हमने देखा था ना जीन कैसे, जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? जीन बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। तो बच्चों अब पूछ एक सवाल उठता है कि सर इतना सब कुछ हम समझ लिए, लेकिन हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? तो बच्चों हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी इज पासिंग ऑन फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखे, टॉलनेस, आंखों का कलर वगैरह वगैरह, जैसे कि ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थी। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक जैसे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि गुस्सा आना, शांत रहना। ठीक है बच्चों, इसको पास करना कहाँ से? जेनेटिकली, कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब पेरेंट जनरेशन से चाइल्ड जनरेशन तक, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करना, इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हेरिडिटी। तो पहला वाला जो टॉपिक था वो हेरिडिटी हमें समझ में आ गया। अब ये हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है बच्चों? जीन के द्वारा होता है। अब जीन किस में होता है बच्चों? डीएनए में होता है। डीएनए किस में होता है बच्चों? क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? ये इस फ्लो को समझो। क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम किस में होता है बच्चों? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस किस में होता है बच्चों? सेल में होता है। आई होप कि आपको ये फ्लो तो समझ में आ ही गया होगा। मैं वापस एक बार बताता हूँ बच्चों, जस्ट मेरे को एक बार हाईलाइट कर लेने दो। ठीक है, ये हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक कौन कंट्रोल करता है? हमारा जीन। जीन होता है डीएनए का एक सेगमेंट। डीएनए बनता है, क्रोमोसोम में होता है डीएनए, और क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। तो आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आज हमने हेरिडिटी को समझा। अगले लेक्चर में बच्चों, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अगले लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डीएनए को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और फिर समझेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए भी समझेंगे हम, कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, मतलब। तो बच्चों यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को खत्म, और नेक्स्ट वाले लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रल डोगमा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए काफी एक्साइटेड होगे, और आप में से काफी लोगों ने वो सवाल पूछा था, तो आप लोगों को बहुत जल्दी उसका जवाब मिल जाएगा। बट सीक्वेंस में लेक्चर आने वाले, तो सभी लेक्चर को फॉलो करो और नोट्स जरूर बनाइएगा आप। ठीक है बच्चों, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।